हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 10 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 जनवरी 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि ये चैनल नया है, MJT करंट अफेयर, और इसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली वीडियो जो होंगी वो आपको डेली करंट अफेयर की मिलती रहेंगी, क्योंकि डेली करंट अफेयर आपको इसी पर मिलने वाला है। सबसे पहले हम लोग कल का रिवीजन करते हैं प्रथा के अनुसार। तो लास्ट डे का सबसे पहले 1 मिनट में रिवीजन करेंगे क्विकली, फिर आगे बढ़ेंगे आज की तरफ। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2003 से हुई थी। शुरुआत पूछा गया है एग्जाम में, तो इसे याद रखना। दुनिया की सबसे बड़ी विद्युतीकृत रेल प्रणाली ये बन गई है भारतीय रेलवे, जो कि 99.3 के आसपास में परसेंट के आसपास में विद्युतीकरण कर दिया है। कर्नाटक के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बन गए BS येदियुरप्पा। 7 साल 8 महीने तक ये सेवा दे चुके हैं एज ए चीफ मिनिस्टर। सैनिकों के लिए पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली स्वदेश विकसित किया DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक आदान प्रदान के लिए भूटान के साथ समझौता किया है। PM मोदी ने बौद्ध अवशेष प्रदर्शनी द लाइट एंड द लोटस, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया। अभी एक पुस्तक आई है, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, इसको लिखा है प्रेम प्रकाश ने। सारस आजीविका मेला, ये इस उद्घाटन किया गया गुंटूर आंध्र प्रदेश में, वहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। जैव बिटुमेन तकनीक को औद्योगिक स्तर पर ले जाने वाला विश्व का पहला देश बन गया भारत। ISO IEC 42001 सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली भारत और इस रीजन की पहली पेमेंट कंपनी बन गई FSS। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन 1 मिनट में क्विकली। अब हम लोग डिटेल करंट अफेयर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी क्विज और PDF आपको दे दी जा चुकी है। ये मिली है आपको MJT ऐप पर। MJT ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री क्विज सॉल्व कीजिए डेली का डेली। डेली, वीकली, मंथली सारी क्विज आपको यहाँ पर मिलेगी और सबकी PDF भी आपको मिल जाएगी डिटेल के साथ। इसके अलावा हमारी ई-बुक्स और वीडियो कोर्सेज भी आपको यहीं पर मिलेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और PDF आपको रात को 9 बजे टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दी जाती है, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, आज है हिंदी दिवस, विश्व वाला हिंदी दिवस। ठीक है, देखो, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोनों में अंतर है, याद रखना। राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये देश में, विश्व हिंदी दिवस पूरे विश्व में। दोनों कब से मनाया जाना शुरू हुआ, कब से क्या कारण थे, ये भी आपको याद रखना चाहिए। जैसे 10 जनवरी जो है ये इसलिए मनाया जाना शुरू हुआ 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को 1975 को नागपुर में हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन की याद में पहले वाले इसे डेडिकेट किया गया। हालांकि मनाया जाना ये दिवस शुरू हुआ 2006 से। 2006 से हम लोग मना रहे हैं विश्व हिंदी दिवस, ये भी याद रखना। लेकिन जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ना, इसको मनाया जाना 14 सितंबर से इसलिए शुरू हुआ क्योंकि 14 सितंबर 1949 को 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। राजभाषा का दर्जा मिला है, ध्यान रखना। राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा का दर्जा मिला है। राष्ट्रीय भाषा भारत की कोई नहीं है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी मनाते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, मदर लैंग्वेज डे पूछा जाता है ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत ने चीनी नागरिकों के लिए तकनीकी और व्यावसायिक गतिविधियों में कौन सा नया वीज़ा लॉन्च किया है? तो देखिए, कल एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला कि भारत ने चीन के नागरिकों को अब एंट्री देना अलाउ कर दिया है, जो 2020 के इंसिडेंट के बाद बंद कर दिया गया था। गलवान घाटी क्लैश जो हुआ था भारत चाइना के बीच में, तो उसके बाद चीनी नागरिकों को भारत में एज ए एम्प्लॉय के रूप में भारतीय कंपनियों में काम करने के लिए रोक दिया गया था। अब उसमें छूट दे दी गई है। दोबारा से एक नया वीज़ा सिस्टम भी लॉन्च किया गया है। ये वीज़ा सिस्टम है EB4 बिजनेस वीज़ा। तो EB4 बिजनेस वीज़ा के तहत अब चाइनीज़ इंडिया में आएंगे, इंडिया में 6 महीने तक रह सकेंगे, काम भी कर सकेंगे, व्यापार भी कर सकेंगे, पर्यटन भी कर सकेंगे। इसके अलावा और भी अगर मान लो कोई चीज़ करना चाहते हैं, औद्योगिक गतिविधियां जैसे मशीन स्थापित करना, गुणवत्ता की समीक्षा करना, ट्रेनिंग लेना, इन सब के लिए भी ये काम करेगा। तो कुल मिलाकर के EB4 वीज़ा जो है, इसका पूरा नाम है ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीज़ा। तो ये चाइनीज़ नागरिकों के लिए है स्पेशलाइज्ड तौर से, और भारत के द्वारा जारी किया गया है। वीज़ा पासपोर्ट में थोड़ा सा अंतर आप जान लो, वैसे तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ लोग नए हों, एक बार जान लीजिए। देखिए, पासपोर्ट आपको तब ज़रूरत पड़ती है जब आप किसी दूसरे देश में यात्रा करने जाते हो, तो
मतलब पासपोर्ट आपकी गवर्नमेंट आपकी आइडेंटिटी के लिए जारी करता है। और ध्यान रखना, देश भर में घूमना है तो नहीं बनवाना है, ठीक है। देश के बाहर जाते हो तब आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी गवर्नमेंट देती है। लेकिन आप जिस देश में जा रहे हो उस देश में जब जाओगे तो किस काम से जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, क्या करोगे वहाँ पर, कब वापस आओगे, इसके लिए उस देश से भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो देश बना करके सब कुछ पहले ही डिसाइड करके देता है कि आ तो रहे हो लेकिन इतने ही दिन रहना है यहाँ पर, फिर इसी काम के लिए आ रहे हो तो यही काम करना, उसके बाद सीधे निकल लेना है यहाँ से। तो उस लिए उस देश से जब बनवाते हैं डॉक्यूमेंट तो उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं वीज़ा। तो यानी कि अगर आप जैसे भारत से अमेरिका जा रहे हो तो अमेरिका कितने दिन के लिए जाओगे, क्या करोगे, कितने किस पर्पज़ से जा रहे हो, कब आओगे, इसके लिए अमेरिका से आपको वीज़ा बनवाना पड़ेगा। तो क्या बनवाने के लिए अमेरिका जाओगे? नहीं, अमेरिकी दूतावास होंगे आपके दिल्ली में, तो वहाँ दूतावास में जाइए और वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए। वो आपका पूरा स्क्रूटनी करेगा, एजेंट वगैरह लग जाएंगे पीछे, पूरा इतिहास भूगोल सब निकाल करके रखेंगे आपका, जान जाएंगे कि तुम ठीक ठाक हो, सीधे साधे हो, तब फिर जाएंगे, आपको वीज़ा जारी कर दिया जाएगा और आप जाओगे फिर, ठीक है। तो ये होता है। अब वीज़ा कई प्रकार के होते हैं, जैसे H1B वीज़ा पिछले दिनों में चर्चे में रहा था, तो उसको याद रख लेना क्योंकि H1B वीज़ा पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। हुआ क्या, ट्रंप ने इसका जो मिनिमम प्राइस है वो बढ़ा करके $1 लाख कर दिया था। H1B वीज़ा ये यूएस का वीज़ा जारी करने का एक प्रकार है, मतलब बहुत सारे वीज़ा में एक टाइप है। और इस वीज़ा के तहत वो प्रोफेशनल्स के लिए जारी करते थे, मतलब ऐसे प्रोफेशनल जो जा करके वहाँ जॉब वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए ये था। में 70 से 80% भारतीय ही रहा करते थे, तो उसकी प्राइस बढ़ा दिया था उन्होंने। खैर, अब ये वीज़ा समझ में आ गया, यानी अब भारत जारी करेगा ये वीज़ा, ये डॉक्यूमेंट उस व्यक्ति के लिए जो चाइनीज़ होगा और भारत में आएगा। तो ये 45 से 50 दिनों में जारी होगा और लगभग 6 महीने तक के लिए एक्सेस देगा ये, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वीज़ा से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें, कुछ सुविधाएं जान लेते हैं। जैसे भारत का पहला ई वीज़ा, ई वीज़ा मतलब कि ऑनलाइन ही आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार हो जाएगा। ई वीज़ा 2014 में शुरू किया गया था। ओसीआई कार्ड मिलता है जो भारतीय मूल के विदेशी होते हैं उनके लिए होता है। कुछ जगहों पर वीज़ा ऑन अराइवल सुविधा भी है कुछ देशों के लिए, ठीक है। वीज़ा ऑन अराइवल मतलब कि आप पहले वीज़ा ना बनवाए रहो, लेकिन जब जाओगे एयरपोर्ट पे वहाँ पहुँचो तब फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद वीज़ा बनवा लेना, ठीक है। ये भी सुविधाएं देते हैं। कुछ देश तो वीज़ा फ्री एक्सेस देते हैं पर्यटन वगैरह को बढ़ाने के लिए, जैसे आप देखते हो ना, नेपाल भी कभी चले जाओ, थाईलैंड कभी भी चले जाओ, यहाँ सब जाने के लिए आपको वीज़ा नहीं बनवाना पड़ेगा आप भारतीय हो अगर तो, क्योंकि ये लोग अपने यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए, पर्यटन पर डिपेंडेंसी रहती है, इसलिए चाहते हैं कि भारत से ज़्यादा ज़्यादा पर्यटक आएँ, तो वीज़ा फ्री एक्सेस रहता है। ऐसे 58 से 60 कंट्रीज़ के बीच में आज के टाइम पर भारत के लिए वीज़ा फ्री एक्सेस है। इसीलिए तो अपनी पासपोर्ट की रैंकिंग जो है वो 180-85 के आसपास झूलती रहती है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही 196 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस है सिंगापुर का, इसलिए सिंगापुर का पासपोर्ट नंबर 1 पासपोर्ट है। जितना ज़्यादा वीज़ा फ्री एक्सेस उतना ज़्यादा देशों का आपके ऊपर भरोसा, ठीक है। ऐसे ही डिसाइड होता है कि आपका कि आपका पासपोर्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो बाकी वीज़ा की कई श्रेणियां हैं, बिजनेस वीज़ा है, लॉन्ग टर्म वीज़ा, मेडिकल वीज़ा, पर्यटन वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है। ये सब होता है आगे। और ऐसी ही जानकारियाँ आपको सिस्टमेटिक ढंग से हमारी ई बुक्स में मिलेंगी। ई बुक लास्ट 6 मंथ की भी आ चुकी है, ब्रह्मास्त्र की भी आ चुकी है, ईयरली ईयरली आपको मिलेगी 99 में, और ब्रह्मास्त्र जो लास्ट 6 मंथ की है वो आज के लिए अभी 49 की गई है, लेकिन इसका प्राइस बढ़ने वाला है, इसका प्राइस हो जाएगा 69। तो आप उसे लोगे बाद में तो आप महंगा पाओगे, ठीक है, 20 रुपये। तो इसीलिए जाइए आज इसको फटाफट से ले डालिए। 6 मंथ में लास्ट 6 मंथ का यहाँ सारा कंटेंट दिया गया है। MZT ऐप पर हमारी ई बुक्स वगैरह मिलेंगी, वहीं पर जाकर आप सेगमेंट में 3 महीने, 6 महीने, महीना या ईयरली सब ले सकते हो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान NHAI ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? कौन सा एक्सप्रेसवे बनाने के दौरान उन्होंने बनाए हैं? तो देखिए, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे बनाते समय। कौन कौन सा? पहला तो सबसे तेज सड़क निर्माण करने का एक रिकॉर्ड, दूसरा एक ही लेन में सबसे ज़्यादा बिटुमिन कंक्रीट यूज करने का रिकॉर्ड। तो NHAI के नाम ये 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आ गए हैं। NH544G का निर्माण हो रहा था विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे, जिसे बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे कहते हैं। तो इसमें 343 किलोमीटर लंबा बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक गलियारा शामिल था। तो 24 घंटे में इन्होंने सबसे लंबी बिटुमिनस सड़क लेन बिछाने का रिकॉर्ड बनाया है। 28.95 लेन किलोमीटर बनाया इन्होंने। 24 घंटे में सबसे अधिक बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का भी रिकॉर्ड, 10,675 मीट्रिक टन से अधिक बिटुमिनस बिछाया इन्होंने। तो ये 2 रिकॉर्ड बने हैं।
ठीक है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना वैसे तो कर दी गई थी, इसके लिए एक्ट ला करके 1988 में, लेकिन प्रॉपर तरीके से पावर मिली 1995 में। और ये आती है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अगला, हाल ही में राजस्थान के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया? तो राजस्थान का एक प्रोडक्ट है नागौरी अश्वगंधा, इसको अभी जीआई टैग मिला है। नागौरी अश्वगंधा अपने खूबसूरत खुशबू के लिए और औषधीय महत्व के लिए जाना जाता है, तो इसको अभी ये जीआई टैग दिया गया है। अब राजस्थान में टोटल ऐसे 22 प्रोडक्ट हो गए हैं जो जीआई टैग से सर्टिफाइड है। आगे बढ़ूं, पहले जीआई टैग समझ लो। इससे पहले जीआई टैग है क्या? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये 1999 में एक बिल ला करके शुरू किया गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन 1919 बिल। वो बिल बाद में 2003 में जाकर के एक्ट बना, यानी कानून बना। फिर उसके बाद 2004 में पहली बार दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग दिया क्यों जाता है? जीआई टैग दिया जाता है किसी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ उसकी ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए, और वो यूनिकनेस जब वहाँ पर मान लो जैसे कोई प्रोडक्ट है वो इतना फेमस हो जा रहा है कि वो फिक्स है कि उसी जगह पर उसी क्वालिटी का मिलेगा और कहीं पर उस क्वालिटी का नहीं मिलेगा वो प्रोडक्ट, है ना। जैसे बनारसी साड़ी हो गया, बनारसी पान हो गया, है ना। ऐसे ही तो किसी जगह की कोई कलाकारी, चिकन कलाकारी जैसे लखनऊ का ले लो, तो ऐसे चीज़ों को और ग्लोबलाइज करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट की, थोड़ा इसकी और ब्रांडिंग कर दिया जाए, जिससे इसके जो किसान हैं या इसके उत्पादक हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ जाए, उनकी इकोनॉमी बढ़ जाए। तो सरकार इसको प्रमोट करती है जीआई टैग देकर। जीआई टैग मिल जाता है तो लोग के बीच में नाम आ जाता है, न्यूज़ में आ जाता है, चर्चे में आ जाता है। जैसे आप देख लो सोजत मेहंदी जो है ये भी राजस्थान का है, इसको भी जीआई टैग मिला था, ठीक है। इसके अलावा नागौर जिले का अश्वगंधा ये हो गया, नागौरी अश्वगंधा। तो अब नागौरी अश्वगंधा लोग ढूंढेंगे कि भाई ऐसा क्या है, सुगंधा मंगाना है तो नागौरी मंगाओ, ठीक है। तो इसलिए इसे चेन्नई में अप्लाई किया जाता है कि जीआई रजिस्ट्री है चेन्नई में, वहीं पर अप्लाई किया जाता है तो मिलता है टैग। ये टैग 10 साल के लिए ही वैलिडेट होता है, 10 साल बाद रिन्यूअल भी करा सकते हो, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाएगा। मतलब 10 साल बाद समीक्षा की जाती है कि अभी भी वैसे ही है यूजेबल कि नहीं। ऐसे कुछ और जीआई टैग की लिस्ट है जो पिछले दिनों में प्रोडक्ट को मिले हैं, इनको आप रिवाइज कर सकते हो, जैसे मथुरा का जरी पोशाक, सहनाई, बनारस का, ऐसे ऐसे, ठीक है। आगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सीएसआर पहलों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, पंखुड़ी पोर्टल। पंखुड़ी पोर्टल जो होगा ये सीएसआर पहलों को सुव्यवस्थित रूप से ये चलाएगा, डिजिटल पोर्टल होगा, ठीक है, और स्वैच्छिक योगदान को ये बढ़ाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। आप कमेंट में मुझे बताओ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है वर्तमान में, कमेंट कीजिएगा जरूर सभी लोग, ठीक है। देखिए, तो 8 जनवरी को लॉन्च किया गया है। पंखुड़ी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ये एनआरआई, एनजीओ, कॉरपोरेट इन सब से सीधे जुड़ सकेगा। योगदान और परियोजनाओं की प्रगति को ऑनलाइन ट्रैक भी इसमें किया जा सकेगा। तो जो कोई भी वॉलंटरी जो कोई भी हेल्प करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इसमें। सीएसआर मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर कुछ और पोर्टल हैं जो आए थे पिछले दिनों में, उनका रिवीजन कीजिए। जैसे सुजलाम भारतीय ऐप श्री आर पाटिल ने लॉन्च किया। संचार साथी आया था, खूब चर्चे में आया था, इसको दूरसंचार विभाग ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जारी किया था। मुंबई वन ऐप पीएम मोदी ने लॉन्च किया था और ये पूरे मुंबई में हर जगह सफ़र कराने के लिए, मुंबई के बारे में यात्रा कराने के लिए था। माई भारत ऐप डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने लॉन्च किया। ज्ञान भारतम पोर्टल पीएम ने लॉन्च किया। गिद्ध पोर्टल वी फाउंडेशन इंडिया और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के प्राण विज्ञान विभाग ने लॉन्च किया। रेल वन ऐप रेल मंत्री ने लॉन्च किया था। GOI स्टैट ये सांख्यिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया था। ECOR यात्रा ऐप ईस्ट कोस्टल रेलवे ने लॉन्च किया था। डिपो दर्पण भारत सरकार ने लॉन्च किया था। अगला, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने अभी आधार सेवाओं के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? तो UIDAI ने आधार सेवाओं के लिए अपना मस्कट लॉन्च किया है उदय नाम से। किस नाम से? उदय। अब देखो हम लोग इसको भी पढ़ते हैं ना उदय नाम से, UIDAI है लेकिन, और ये उदय नाम वाला उदय है। तो ये है भाई साहब उदय, आई एम उदय, ठीक है। तो ये उदय है और उदय जो हैं ये क्या करेंगे, ये मस्कट के रूप में रहेंगे, शुभंकर के रूप में रहेंगे आधार के लिए। तो आधार को सरल, स्वेच्छापूर्वक, मतलब सभी के लिए समझने में आसान बनाने में
मदद होगा, और उसके लिए ये मस्कट लॉन्च किया गया, जिसे थोड़ा सा प्रमोट किया जाए। ठीक है, शुभंकर लॉन्च किया जाता है थोड़ा पॉपुलरिटी, ख्याति बढ़ाने के लिए, एक सिंबलाइज के रूप में किया जाता है। अच्छा, इसके लिए ना UIDAI ने एक राष्ट्रीय स्तर का प्रतियोगिता आयोजित किया था कि जो जीतेगा, जो बना कर देगा, जिसका सबसे अच्छा पसंद आएगा, तो उसको अवार्ड दिया जाएगा। ऐसा होता है हर चीज़ के लिए। आपको याद हो, इंजीनियर उदय ने रुपये वाला सिंबल दिया था। लो देखो, उदय उदय मिल गया ना। खैर, ई रूपी का ये जो सिंबल था, ये बेंगलुरु के एक इंजीनियर ने दिया था, रूपी वाला सिंबल, तमिलनाडु के थे शायद। तो देखो, ऐसा ही ये डिज़ाइन किया अरुण गोखल ने, जो कि केरल के हैं, और जो नाम दिया है वो रिया जैन ने दिया है, भोपाल से हैं, तो इन्होंने उदय नाम दे दिया। अब सोचो, उदय नाम मिल गया इनको, अवार्ड भी मिलेगा इसके लिए। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे हम ही दे दिए होते उदय नाम। खैर, UIDAI की स्थापना 2009 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और ये आधार, आधार मतलब टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट एंड सर्विसेज एक्ट 2016, इसके तहत शुरू किया गया। और 130 करोड़ से अधिक आधार संख्या जारी हो चुकी है अभी तक। 140 करोड़ की आबादी है, 10 करोड़ लोग अभी भी इधर उधर घूम रहे हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को संयुक्त राष्ट्र का चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है, यानी इस साल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष के रूप में मनाएंगे। 2023 को अगर याद हो आपको, तो 2023 का वर्ष मिलेट का, मोटे अनाजों का या मिलेट का वर्ष घोषित किया गया था, और वो कई एग्जाम में रिपीट हुआ था। ये भी पूछा जाएगा आपसे। अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष है 2026। UN की जनरल असेंबली ने घोषित किया है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। तो इसमें क्या होगा कि 2026 भर में ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा किसको? चारागाह को, पशुपालन को, इनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसे लीड एजेंसी के रूप में चुना गया है, इसी के तत्वाधान में सब लोग काम करेंगे। 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय, जैसे मैंने आपको बताया मिलेट का। 2025 को सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। हालांकि कोई प्रकार का सहकारिता देखने को नहीं मिला, जगह जगह युद्ध ही चल रहा है, कोऑपरेशन तो कहीं है ही नहीं। 2026 को चारागाह और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। और वहीं हमारे पशुपालकों की तरफ नज़र बनाए बैठे हैं ट्रंप महोदय कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में घुस जाएं। खैर, UNGA का 76वां सत्र है, और ये सत्र में ये प्रस्ताव एक्सेप्ट हुआ है। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो सबसे पहले तो इसका कोई मतलब रह नहीं गया है, बस ये संस्थाएं 75 बना करके रखा हुआ है। अभी हाल फिलहाल में ट्रंप ने 66 ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को पुल ऑफ कर लिया, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, कल मैंने इस पर वीडियो भी दी थी। खैर, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर यानी विश्व पोलियो दिवस के दिन स्थापित हुआ था 1945 को। और विश्व शांति बनाए रखने के लिए यह स्थापित हुआ है, देशों के बीच में सहयोग स्थापित करने के लिए, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए। इनकी लाइनें ना पढ़ पढ़ के हंसी आती है कि किसके लिए बनाया गया है, और कोई एक अब तो ये बयान भी देना बंद कर दिए। मतलब होता नहीं है कि पहले तो होता था कि जैसे इसराइल ने अटैक किया, रसिया ने अटैक किया, तो कभी कभी एंटोनियो गुटरेस का या किसी का मैसेज आ जाता था, एक ट्वीट आ जाता था कि हाँ ये नहीं करना चाहिए, ये कंडेम करना चाहिए, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं। अब तो ये कह रहे हैं लड़ो, हमसे नहीं मतलब, हमसे कुछ मतलब नहीं, हम कुछ है ही नहीं, हम तो प्रस्ताव बस पेश करेंगे, हमारे पास कोई आएगा तो फिर हम ट्वीट करेंगे, नहीं तो हम ट्वीट भी नहीं करेंगे। तो अब ऐसी स्थिति हो गई यूनाइटेड नेशन की। खैर, 193 इसके मेंबर हैं। लास्ट मेंबर 2011 में दक्षिण सूडान जुड़ा था, इसको याद रखना। भारत 1945 में ही इससे शामिल हो गया था, मतलब 6 दिन बाद ही, आप समझो 24 अक्टूबर को बना, 6 दिन बाद शामिल हो गया, तो इसे फाउंडिंग मेंबर ही कहेंगे। तो जनरल असेंबली में इसकी महान सभा होती है, और 6 वैसे इसके यूनिट हैं। दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में आप जानते हो कि इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। अब ये जो 10 नॉन परमानेंट होते हैं, इसमें भी 5 आते हैं इस साल और 5 अगले 2 साल बाद, तो 5-5 को 2-2 साल के लिए अध्यक्षता मिलती है। खैर, 5 जो परमानेंट हैं उनको वीटो पावर मिलती है, जिसमें अमेरिका है, यूके है, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना है। ठीक, तो वीटो पावर इन्हीं के पास है। बाकी ICJ जो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी इसका यूनिट है। हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। मतलब ये UN का पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरा इंपॉर्टेंट पेज है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। प्रमुख एजेंसियों में WHO वगैरह है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ILO है, ये सब UN की संस्थाएं हैं। अभी हाल फिलहाल में ट्रंप ने 66 ऑर्गेनाइजेशन से USA को बाहर कर लिया, जिनमें से 31 जो हैं ये तो UN की ही संस्थाएं थी।
ठीक है। गैर यूएन 35 थे, 31 यूएन की ऐसी यूनिट्स थी जिनसे अमेरिका बाहर हुआ। अगला, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रथम इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट यानी IICDEM 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारतीय निर्वाचन आयोग है तो ये आयोजित करेगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा, लेकिन कब होगा? ये होगा 21 जनवरी से, 21 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी तक आयोजित होगा, यानी 3 दिवसीय होगा। तो प्रथम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, भारतीय चुनाव आयोग इसका आयोजन कर रहा है। दुनिया भर से 100 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। 42 इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज होंगी इसमें। थीम रखा गया है डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव, पीसफुल, रिसाइलिएंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। भारतीय चुनाव आयोग के बारे में बात करें तो 25 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय चुनाव आयोग दिवस मनाते हैं। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में वर्णन है। इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग होगा भारत का एक स्वायत्त संस्था होगा, इस पर किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट का या किसी और बॉडी का कोई नियंत्रण नहीं होगा, ये स्वायत्त संस्था होगी। पहले 1993 के पहले इसमें एक बॉडी हुआ करती थी, लेकिन 1993 के बाद इसको 3 बॉडी का कर दिया गया, मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 उनकी सहायता के लिए इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनका कार्यकाल सबका समान होता है, 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष उम्र का, जो भी पहले हो जाए वही होता है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। CEC को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी प्रक्रिया है, यानी महाभियोग वगैरह टाइप का लाने का प्रक्रिया है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग जो है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का चुनाव कराने का काम करता है, साथ ही साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी चुनाव आयोग ही करता है। चुनाव चिन्ह बांटना, किस पार्टी को निलंबित करना है, किस पार्टी पर क्या एक्शन लेना है, ये आचार संहिता कब से कब लगाना है, राजनीतिक दलों को मान्यता कब कैसे देने हैं। जैसे वर्तमान में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी यही देगा, सबको सिम्बलाइज यही करेगा। चुनाव रिलेटेड जो भी प्रक्रिया है, कैसे कहाँ या हो कैसे हो रहा है, जैसे SIR अभी हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसको भी यही करा रहा है चुनाव आयोग ही। ठीक है, तो कुल मिला करके ये आपको याद रखना। अच्छा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और पहला मतदाता दिवस 2011 को, ये बात याद रखना। अगला, हाल ही में मिजोरम में खोजी गई कैलारिया मेजोरमेंसिस किसकी नई प्रजाति है? ये स्नेक की यानी सांप की नई प्रजाति है, लाल सांप की एक प्रजाति है कैलारिया मेजोरमेंसिस। अब चूंकि मिजोरम में खोजी गई है इसीलिए इसके नाम में आपको मेजोरमेंसिस दिखेगा। और मतलब होता है जब कोई साइंटिस्ट कोई को खोजता है तो वो नाम अपने हिसाब से रखता है, कभी कभी कोई अपने पापा नाना ताऊ के नाम रख देते हैं, कोई कोई बड़े साइंटिस्ट बड़े महापुरुषों के नाम पर रख देते हैं, कोई कोई अपने नाम पर रखते हैं, कोई कोई उस राज्य के नाम पर, उस क्षेत्र के नाम पर रख देते हैं। तो ऐसे ही मिजोरमेंसिस है, तो मिजोरम में खोजा गया है इसलिए मिजोरम का नाम यहाँ पर मिलेगा आपको। तो ये सांप की एक नई प्रजाति है, पूर्वोत्तर भारत का एक और अनमोल रत्न से जाना जा रहा है। और इसको कहा जा रहा है कि ये रात्रिचर है, अर्धभूमिगत जीवन शैली वाला सांप है, यूनिक है इसमें, इसलिए नया प्रजाति है। तो इसकी अभी एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है जूटाक्सा, उसमें पब्लिश किया गया है इसके बारे में। ये कैलामेरिया वंश में है, विश्व स्तर पर 69 प्राप्त प्रजातियां हैं इसकी, और उसमें से एक ये भी है। गैर विषैली है, मतलब इसमें कोई विष उतना नहीं होता है, उतना खतरनाक नहीं है। अगला, मिजोरम के बारे में जान लो। मिजोरम आपको यहाँ पर दिखेगा, एक राज्य है भारत का, पूर्वोत्तर भारत का, आइजोल राजधानी है। ये अपना बॉर्डर बांग्लादेश से लगाता है, ऊपर असम से लगाता है, इसके अलावा इधर मणिपुर से लगाता मिलेगा और इधर म्यांमार से लगाता हुआ मिलेगा। लाल तोहुमा ZPM पार्टी से यहाँ के करंट टाइम पर CM है। जनरल विजय कुमार सिंह पूर्व सेना प्रमुख जो कि हैं वो यहाँ के गवर्नर हैं। पलक टीपो, तामदिल, रेंगदिल ये प्रमुख झीलें हैं। फोंगपुई नेशनल पार्क पूछा जाता है, इसको याद रखना। 11 जिले, 40 विधानसभा सीटें, एक लोकसभा और एक राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल का निधन हो गया, इन्हें किस क्षेत्र के संरक्षण के लिए जाना जाता था? तो ये साथियों, ये पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए फेमस थे माधव गाडगिल साहब। ये संयुक्त राष्ट्र का जो सर्वोच्च सम्मान होता है ना पर्यावरण का, जिसे कहते हैं चैंपियंस ऑफ अर्थ का अवार्ड, ये अवार्ड ये पा चुके थे। इनको 2024 में मिला था चैंपियंस ऑफ अर्थ का अवार्ड, ये याद रखना, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे। तो ये पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए फेमस थे। 7 जनवरी 2026 को इनका निधन हो गया, माधव गाडगिल, प्रसिद्ध इकोलॉजिस्ट से। पश्चिमी घाट मतलब आप समझ रहे हो, ये वाला, ये पश्चिम वाला हिस्सा जो है ये वेस्टर्न घाट है, इसको इसमें ये पर्यावरण के लिए काम करते थे। तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी इससे प्राप्त है पश्चिमी घाट को। अच्छा, इन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 जैसे कानूनों के निर्माण में योगदान दिया। साथ ही साथ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। सेंटर फॉर इकोलॉजी साइंस, इसकी स्थापना करी।
और फिर इन्हीं सब कार्यों के लिए, इन्हीं सब प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ अर्थ से नवाजे गए। अगला, डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को बाहर किया? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 66 ऑर्गेनाइजेशन से अचानक से अमेरिका ने अपने आप को पुल ऑफ कर लिया, 66 ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो गया। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, पेरिस जलवायु समझौता, संयुक्त राष्ट्र का मानव अधिकार परिषद, यूनेस्को और ऐसे 62 और ऑर्गेनाइजेशन थे। अब आप सोचोगे ये बाहर हो गया तो इससे फायदा क्या, मतलब दिक्कत क्या है? दिक्कत है, एक्चुअल में जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, ये चलते हैं फंडिंग से, और इनमें विकसित देश जो होते हैं, खास करके अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश, ये सबसे ज़्यादा फंड करते हैं। विकासशील देश और अल्प विकासशील या कहें कि गरीब देश जो होते हैं, वो इसका सिर्फ बेनिफिट उठाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसका समझ लो कि बहुत बड़ी मात्रा में फंड अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस जैसे करते थे देश। इनका लाभ अफ्रीकी देश, दक्षिण अमेरिकी देश और भारत जैसे देश उठाते थे उन फंड का। भारत भी करता है डोनेशन, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका यूज़ करता है। अब WHO के बहुत सारे अभियान रहते हैं, बहुत सारा मान लो वैक्सीनेशन कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, या बहुत सारा ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोग्राम है, हॉस्पिटल बनाना या बहुत सारी चीज़ें करना, कहीं पर महामारी आ गई उसको रोकना, वो सब काम अब इफेक्टिव होगा, क्योंकि अमेरिका जो बहुत बड़ा फंडर था वो अब बाहर हो गया इससे, और ऐसे 66 ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हुआ है अमेरिका। तो इससे बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसमें 31 तो संयुक्त राष्ट्र के हैं जो UN से जुड़े थे, और 35 गैर संयुक्त राष्ट्र वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, इन सबसे बाहर हो गया। इसमें एक तो ISA भी था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी अध्यक्षता भारत करता है, गुड़गांव में हेडक्वार्टर है। यानी सोलर एनर्जी को भी कोई मतलब नहीं। ट्रम्प कह रहे हैं बस ड्रिल बेबी ड्रिल, केवल तेल निकालो और तेल को बेचो, हमसे कोई मतलब नहीं, पर्यावरण गए भाड़ में। तो पर्यावरण से कोई मतलब नहीं है, तो यानी सोलर अलायंस हुआ, पेरिस जलवायु समझौता हुआ, WHO हुआ, ये सब कोई अर्थ का नहीं है। इन सब से बाहर कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को। बाकी इस पर मैंने डिटेल एनालिसिस किया है ट्रेंडिंग टॉपिक वाली वीडियो में, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, टॉप 11 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कीजिए, और इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो PDF भी डाउनलोड कर लेना। और बाकी हमारे ई बुक आप ले सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। आज के लिए 49 में है आपका लास्ट 6 मंथ का, और 99 में है ब्रह्मास्त्र का। इसके बाद प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो आप ज़्यादा महंगे दाम में पाओगे। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि UN की महासभा में प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय संगीतकार कौन थी? तो वो थी MS सुब्बुलक्ष्मी। तुरंत कार्रवाई की समीक्षा के कारण भैरव फोर्स को किस नाम से जाना जा रहा है? इसे फाइट टू नाइट फोर्स कहा जा रहा है। आज बताना है भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? दूसरा, उत्तर प्रदेश की पिपरावा में अवशेषों की खोज 1898 में किसके द्वारा की गई थी? बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध से जुड़े अवशेष थे। तो दोनों के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। दोनों ही क्वेश्चन कल की वीडियो से लिए गए हैं। कल की वीडियो देखे होगे तो जरूर आप आंसर कर पाओगे, नहीं देखे हो तो यहाँ कार्ड बनकर आ रहा है, जाकर के कल की वीडियो देखो। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इसी पर आएगी डेली करंट अफेयर। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।